फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मुद्रा की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में चर्चा की थी, आज मैं उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए जो दोस्तों चर्चा करूंगा वो आज का टॉपिक होगा मुद्रा का विकास एवं अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका के बारे में। तो साथियों, हम बात करें मुद्रा के कार्यों की, तो मुद्रा के जो कार्य हैं उन कार्यों में हम अनेक तथ्यों को शामिल करेंगे, जिसमें साथियों पहला होगा विनिमय का माध्यम। मुद्रा का पहला कार्य क्या होता है? विनिमय का माध्यम। और साथियों, मैं आपको विनिमय के बारे में पहले बता चुका हूं। जो विनिमय होता है वो मेरे साथियों दो व्यक्तियों के बीच वस्तु सेवाओं का क्या होता है? आदान प्रदान। जैसा कि मैंने कहा था, जब वस्तु और सेवाओं का मुद्रा या फिर दोस्तों वस्तु और सेवाओं के बदले किए जाने वाला लेन देन क्या कहलाता है दोस्तों? विनिमय कहलाता है। सीधा सा कारण है दोस्तों, माना कि ए नामक व्यक्ति को बी नामक व्यक्ति से कोई वस्तु परचेज करनी है, तो साथियों वस्तु जो परचेज की जाएगी वो वस्तु परचेज करने के बदले में, माना कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति से कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो खरीदने के लिए ए व्यक्ति को बी को कुछ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो भी ए व्यक्ति को उस वस्तु को देगा। जैसा कि हमने पढ़ा कि विनिमय के अनेक माध्यम हुआ करते थे। पहले वस्तु विनिमय हुआ करता था, उसके बाद धातु विनिमय हो गया, उसके बाद मुद्रा विनिमय, पत्र विनिमय आया। लेकिन साथियों, जब लेन देन हो रहा है, चाहे वो वस्तु के माध्यम से हो रहे हैं या मैं कहूँ कि वस्तु के बदले में वस्तु दी जा रही है या वस्तु ली जा रही है, तो भी साथियों विनिमय है। लेकिन हम जो सिर्फ बात कर रहे हैं दोस्तों, वो कर रहे हैं मुद्रा के कार्यों की, कि मुद्रा के कार्य क्या है। तो मेरे भाइयों, जो ए व्यक्ति बी व्यक्ति से जो वस्तु खरीदना चाहते हैं, उस वस्तु की कीमत इसे क्या करनी होगी? बी को अदा करनी होगी। अदा कौन करेगा? ए व्यक्ति। किसको देगा दोस्तों? बी को। तो इन दोनों के बीच में जो आपसी कम्युनिकेशन हुआ, आपसी वस्तुओं का लेन देन हुआ दोस्तों, किसके माध्यम से हुआ? मुद्रा के माध्यम से। बी व्यक्ति अपनी वस्तु को ए व्यक्ति को तभी देगा जब ए व्यक्ति उस वस्तु की उचित मात्रा में क्या देगा? कीमत देगा। जब उचित मात्रा में जो कीमत दी गई, तो साथियों वो कीमत किसमें, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा का पहला जो कार्य हुआ दोस्तों, वो हुआ विनिमय का माध्यम। अर्थात जो वस्तुओं का, सेवाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो आदान प्रदान हो रहे हैं, उन सबके बीच जो बिचौलिया का कार्य कर रहा है दोस्तों, जो माध्यम का कार्य कर रहे हैं, वो कौन कर रही है दोस्तों? मुद्रा। इट इज ओके। ऐसे ही दोस्तों मैं दूसरे कारण की चर्चा करूं, तो दूसरा कारण होगा दोस्तों खाते की इकाई, या साथियों मैं ऐसे कह सकता हूं मूल्य का मापक। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? मुद्रा के कार्यों की बात कर रहे हैं, जिसमें हम कौन से कारण के बारे में बात कर रहे हैं? कौन से कार्य के बारे में? खाते की इकाई माना जाते हैं, या फिर दोस्तों मैं कहूं मूल्य का क्या माना जाता है? मापक माना जाता है। तो इस पॉइंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों? मूल्य का मापक। माना कि हमारे पास एक्स वाई जेड ये तीन वस्तु की कैटेगरियां हैं, वस्तुओं के वर्ग हैं। लेकिन साथियों ये तीनों जो अलग अलग वस्तु हैं, इनकी जो इकाई है दोस्तों, वो इकाई तो तीन हो गई, लेकिन इनका मूल्य नहीं हुआ है अभी। इसका मूल्य इन सभी का एक तो नहीं होगा। जब अलग अलग वस्तु है, इनका मूल्य भी अलग अलग होगा। लेकिन मूल्य किसके आधार पर निर्धारित किया गया? मुद्रा के आधार पर। किसके आधार पर दोस्तों? मुद्रा के आधार पर। माना कि एक्स वस्तु की कीमत 50 रुपये आंकी गई, वाई व्यक्ति की कीमत 60 रुपये और जेड की कितनी है? 70 रुपये। तो साथियों इकाई तो ये हो गई, इसकी उस वस्तु की इकाई तो ये हो गई एक्स वाई जेड। लेकिन इस मूल्य का जो मापक है, ये मापक किसने निर्धारित किया? मुद्रा ने। कि एक्स वस्तु के लिए जो हमें मुद्रा देनी पड़ेगी, जो हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, वो कितने रुपए? 50। अगर हमें वाई परचेज करनी है तो हमें 60 रुपये, अगर हमें जेड परचेज करनी है तो कितने रुपए? 70 रुपये। इसलिए साथियों मुद्रा को खाते की क्या माना जाता है? इकाई माना जाता है, या कह सकते हैं मूल्य का क्या माना जाता है? मापक। ऐसे ही मैं तीसरे कारण की चर्चा करूं दोस्तों, विलंबित भुगतानों का मानक।
विलंबित भुगतानों का जो मानक है दोस्तों, विलंबित भुगतानों के मानक का मतलब है, विलंब का मतलब हुआ दोस्तों देरी से। जब साथियों मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कोई ना कोई दुकानदार तो ऐसा मिल ही जाता है दोस्तों, या ऐसा कोई ना कोई दुकानदार तो होता ही है जो हमें बहुत भली बात अच्छी तरह से जानता है। लेकिन साथियों हम उस व्यक्ति से कोई वस्तु परचेज करते हैं, खरीदते हैं, लेकिन उस समय हमारे पास क्या नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो वो व्यक्ति अगर हमें जानता है, वो हमसे बखूबी रूप से परिचित है, तो साथियों वो हमें उधार वस्तु देने की क्या रखेगा, क्षमता रखेगा। तो मेरे भाइयों, माना कि हमने इस दुकानदार से कोई वस्तु परचेज कर ली और इसके लिए हमने कहा कि भाई तुझे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। तो साथियों वस्तु हमने पहले परचेज की, लेकिन हमने उसे पैसा कब दिया दोस्तों, 1 महीने बाद देने का करार किया। तो जब हम देरी से भुगतान कर रहे हैं दोस्तों, हम देरी से क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, तो वो भुगतान क्या हुआ, विलंबित भुगतान हुआ। लेकिन दोस्तों ये सुविधा हमें किसने दी, मुद्रा ने। ये सुविधा हमें किसने दी दोस्तों, मुद्रा ने दी। क्या वस्तु विनिमय में ऐसा हो सकता था? वस्तु विनिमय को हम लेके देखें, माना कि दोस्तों एक एक्स नामक व्यक्ति और दूसरा वाई नामक व्यक्ति, इट इज ओके। तो एक्स व्यक्ति जो है, जैसा कि हमने पढ़ा था, ये अपना घोड़ा बेचना चाहते हैं और घोड़ा बेचकर क्या खरीदना चाहता है दोस्तों, भेड़। जबकि साथियों जो वाई व्यक्ति है, ये अपनी भेड़ क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है, खरीदना क्या चाहता है, घोड़ा। तो ये घोड़ा बेचकर क्या खरीदेगा दोस्तों, भेड़, और ये घोड़ा बेचकर क्या खरीद रहा है दोस्तों, भेड़ खरीद रहे हैं, और ये भेड़ बेचकर क्या खरीदना चाहते हैं, घोड़ा। मेरी बात पे गौर फरमाइएगा साथियों। क्या ऐसे अनुबंध हो सकते हैं कि एक्स व्यक्ति कहे कि भाई तू अपनी भेड़ मुझे दे दे और मैं तुझे 5 या 4 महीने बाद अपना घोड़ा दे दूंगा? तो क्या ये जो वस्तु है, अर्थात जो एक्स व्यक्ति है, ये एक्स व्यक्ति इस वाई व्यक्ति से भेड़ खरीद पाएगा? ऐसी स्थिति में दोस्तों जो विलंबित भुगतान होता है, इस विलंबित भुगतान का जो दायरा होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त। क्या मैं ऐसे कहूं कि वाई व्यक्ति ये कहे कि भाई मुझे तेरा घोड़ा दे दे और मैं तुझे कुछ वर्ष बाद तेरा घोड़ा वापस लौटा दूंगा, तो क्या वो व्यक्ति अपने घोड़े को देगा? नहीं देगा दोस्तों। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि हम किसी भी वस्तु को खरीद लें, उसका जो मूल्य है वो पहले निर्धारित कर लिया जाते हैं, और मूल्य निर्धारित करने के बाद उसको, उस वस्तु को कुछ समय के लिए मतलब उधार बेच दिया जाते हैं। उस अनुबंध के अनुसार फिर वो क्या दिया जाता है, उसे पैसा दिया जाता है। अर्थात एक वस्तु जो बेची गई उसका मूल्य तो पहले निर्धारित हो गया, लेकिन साथियों उसका जो मूल्य अदा किया गया वो कुछ समय बाद किया गया। और ऐसे भुगतान को दोस्तों स्थगित भुगतान भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्थगित भुगतान की मैं बात करूं दोस्तों, तो कौन से होते हैं स्थगित भुगतान? जो भुगतान तत्काल ना करके भविष्य के लिए टाल दिए जाते हैं, ऐसे भुगतानों को स्थगित या दोस्तों विलंबित भुगतान कहते हैं। आगे मैं चर्चा करूं दोस्तों चौथे कार्य के बारे में, और चौथा कार्य है मूल्य का भंडारण। किसका भंडारण दोस्तों? मूल्य का भंडारण। और जो मूल्य का भंडारण है ये किस प्रकार से उपयोगी है दोस्तों? मूल्य के भंडारण के बारे में जब बात करें हम साथियों, तो हम मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का भंडारण कर सकते हैं, या फिर मैं साथियों ऐसे कहूं कि एक व्यक्ति अपनी बचत का जो कुछ भाग शेष रखता है या बचाता है दोस्तों, मैं ऐसे कहूं कि एक व्यक्ति अपनी बचत का जो भाग अपने पास रखता है दोस्तों, वो क्या है? भंडारण है दोस्तों। वो क्या है? भंडारण है। माना कि हम 50,000 रुपये मंथली कमाते हैं दोस्तों, लेकिन हमारी जो ज़रूरतें हैं वो लगभग 25,000 रुपये पर मंथ में क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। तो शेष हमारे पास बचा 25,000 रुपये। क्या इस पैसे को अगर हम स्टोर करके रख लें तो क्या यह पैसा खराब हो जाएगा? क्या यह पैसा खराब हो जाएगा? क्या नहीं होगा मेरे भाइयों। लेकिन अगर इसको हम वस्तु विनिमय पे अप्लाई करके देखें तो नहीं होगी। माना कि
हमारे पास 100 क्विंटल गेहूँ है दोस्तों, और हम जो अपनी ज़रूरत के लिए उपयोग में ले सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 20 क्विंटल। तो हमारे पास अधिशेष वस्तु कितनी रही मेरे भाइयों, 80 क्विंटल रही। तब हम इस 80 क्विंटल को कुछ समय के लिए तो भंडार करके रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते। अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक इसको स्टोर करके रखेंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो रोग कह सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे, जिसके कारण ये कुछ समय बाद अनाज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जो उपभोग के योग्य नहीं बचेगा। लेकिन क्या मुद्रा को हम 10, 15, 20 साल अगर सेव करके रखें तो क्या मुद्रा खराब हो जाएगी हमारी, नहीं होगी। लेकिन क्या हम 10, 15, 20 साल गेहूँ को स्टोर करके रख सकते हैं, नहीं रख सकते। ये किसने हमें सुविधा प्रदान की दोस्तों, मुद्रा ने। ऐसे ही मैं अगले कारण के बारे में बात करूं तो मेरे भाइयों वो अगला कारण होगा मुद्रा के अन्य कार्य, या फिर दोस्तों मैं ऐसे कहूं अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अनेक प्रकार से क्या होती है दोस्तों, भूमिका होती है। और दोस्तों मुद्रा का हमारी अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान रहता है, तो इसके बहुत सारे कारण होंगे दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं, जो दोस्तों मुद्रा है, इस मुद्रा के माध्यम से मूल्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा सकता है। किसके माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से। मुद्रा के माध्यम से दोस्तों आगे मैं बात करूं, मुद्रा के माध्यम से हम एक उद्योग से दूसरे उद्योग में पूंजी का आसानी से क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। आगे मैं दोस्तों बात करूं, मुद्रा ने साख की सुविधा प्रदान की है। साख की सुविधा किस प्रकार से दोस्तों, मुद्रा में जो बचतकर्ताओं की बचत होती है, उस बचत को जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और इकट्ठा करने के बाद इस राशि को उन व्यक्ति या जरूरतमंद जो व्यक्ति होते हैं, जिन्हें ऋण की क्या होती है जरूरत, ऐसे व्यक्तियों को क्या कर दिया जाते हैं, सप्लाई कर दिया जाता है, जिसका कार्य मुख्य रूप से कौन करते हैं दोस्तों, बैंकें करती हैं। आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मुद्रा की हमारी अर्थव्यवस्था में भूमिका किस प्रकार से होती है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, जिसके कारण हमें सुविधाएं होती हैं, या जो सुविधाएं हमें किसने दी है, मुद्रा ने हमें मुहैया कराई। आगे मैं बात करूँ दोस्तों तो ऐसे भी कह सकते हैं, मुद्रा के माध्यम से श्रम का विभाजन संभव हो पाया। मैं बात करूं, मुद्रा ने विशिष्टीकरण की सुविधा प्रदान की। आगे मैं बात करूं दोस्तों, मुद्रा के माध्यम से निवेशकर्ता जो होते हैं, के निवेशों में वृद्धि की गई। आदि बहुत से ऐसे कारण होंगे दोस्तों, जिनकी वजह से हमें हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आगे मैं बात करूं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण वर्णों के बारे में। विशिष्टीकरण किसे कहते हैं, तो दोस्तों विशिष्टीकरण तब घटित होता है जब एक आर्थिक संसाधन द्वारा विशिष्ट वस्तु और सेवाओं का क्या किया जाता हो, उत्पादन किया जाता हो, तो इसे कहते हैं दोस्तों विशिष्टीकरण। क्या समझे दोस्तों, विशिष्टीकरण तब घटित होता है जब एक जो संसाधन है, एक जो हमारे पास आर्थिक संसाधन होते हैं, उस संसाधन के द्वारा हम विशिष्ट वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्टीकरण कहते हैं। ऐसे ही मैं वर्ड की बात करूं मेरे भाइयों, ऐसा ही एक वर्ड हमने काम में लिया था, वो था दोस्तों निवेश। तो दोस्तों निवेश कहते हैं, वैसे तो साथियों निवेश का शाब्दिक अर्थ खर्चे होता है, हम निवेश को खर्च कहते हैं दोस्तों, लेकिन इसको डिफाइन करें तो इसका तात्पर्य है
ऐसे वैसे हैं जो अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन संपदा के स्टॉक में क्या करता हो दोस्तों, वृद्धि करता हूं। ऐसे साथियों और बहुत सारे कारणों के बारे में हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, जो किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों। अंतिम बिंदु था मुद्रा के अन्य कार्यों, या फिर मैं ऐसे कहूं दोस्तों अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका के संबंध में। मित्रों अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें।